आज आदित्य को लड़की वाले देखने आने वाले थे और आज तो आदित्य की बड़ी बहनें उसके लिए सिरदर्द बन गई थी। रात को आदित्य की एक बहन कहने लगी, आदित्य आज तुम नाश्ता नहीं करोगे? तो उसी वक्त दूसरी बहन ने कहा, सिर्फ नाश्ता ही नहीं, तुम दोपहर का खाना भी नहीं खाओगे। तब आदित्य ने कहा, अरे भाई क्यों ना करूं मैं सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच। तो दोनों बहनें एक साथ कहने लगी, अरे पेटू राम, अपना पेट तो देखो कितना बाहर निकला हुआ है, ऐसा लगता है कि 9 महीने पूरे हो चुके हैं। आदित्य ने कहा, अरे यार तो अब मैं क्या करूं? अब जो पेट इतने दिनों से बाहर निकला हुआ है उसे वापस अंदर तो नहीं डाल सकता ना, और ये पेट इतनी आसानी से थोड़ी ना वापस जाएगा। तब आदित्य की बहनें कहने लगी कि अगर तुम 2 वक्त का खाना नहीं खाओगे तो कम से कम तुम्हारी पैंट तुम्हारी कमर पर तो चढ़ ही जाएगी। आदित्य ने कहा, अरे दीदी कल तो मैं टी शर्ट और जीन्स ही पहन लेता हूँ ना। तब आदित्य की बहनें कहने लगी, नहीं जाफर, कल तो तुझे फॉर्मल्स ही पहनना है, और तुम्हारी ये टी शर्ट और जीन्स तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि उसमें तो तुम और भी ज्यादा मोटे धूल लगते हो। तब आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या दीदी लड़की वाले देखने आ रहे हैं? मैं कोई जॉब इंटरव्यू थोड़ी ना देने जा रहा हूँ जो टी शर्ट और जीन्स नहीं पहन सकता। ये सुनते ही आदित्य की बड़ी बहन ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई और कहने लगी, हे भगवान, आदित्य आदित्य तुम्हारा क्या होगा? आज ये 11वां रिश्ता आ रहा है, पिछले 10 के 10 रिश्ते तुम्हें देखते ही घर से भाग गए थे। तब आदित्य ने कहा, अच्छा ठीक है, ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं है। उनकी बेटियां भी कोई परी नहीं थी, और वैसे भी माँ कहती है कि होगा वही जो किस्मत में लिखा होगा। आदित्य की बहन ने कहा, हाँ मेरे भाई, माँ बिल्कुल ठीक ही कह रही है, लेकिन तुम्हारी किस्मत तो तब लिखी जाएगी ना जब तुम अपना वजन कम करोगे, क्योंकि तुम्हारा वजन तो अब सेंचुरी पार कर चुका है। तब आदित्य ने कहा, हाँ तो मेरी हाइट भी तो 6 फीट की है, और 6 फीट की हाइट के हिसाब से ये वजन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। आदित्य की बहन कहने लगी, हाँ ठीक है मेरे 6 फुटिए भाई, लेकिन आज तुम पेट अंदर करके ही बैठना, समझे कि नहीं? तब आदित्य ने कहा, हाँ ठीक है मेरी जान की दुश्मन, क्या मुसीबत गले पड़ गई है, जैसे शादी ना होकर कोई मॉडल बनने का फोटो सेशन चल रहा हो। और फिर आदित्य ने अपना चश्मा उतारकर खुद को आईने में देखा तो अपने आप से ही बातें करने लगा और कहने लगा, यार क्या बुराई है मुझ में, अच्छी खासी साफ सुथरी गोरी रंगत तो है मेरी, बस कमबख्त एक ये शरीर बहुत मोटा है, बस इसी वजह से मेरी गिनती मोटे लोगों में होती है। हालांकि आदित्य जिम भी जाता था, और इसके अलावा आदित्य की बड़ी बहन जिसकी शादी उसी के मोहल्ले में हुई थी, वो हर रोज आदित्य के घर आती थी और उसे सुबह के 5 बजे अंधेरे में ही जगाकर जॉगिंग पर ले जाती थी। आदित्य के घर के पास ही एक पार्क था, और वो अपने शहर के सबसे महंगे और अमीर इलाके में एक अच्छे और बड़े से घर में रहता था। जॉगिंग करते वक्त आदित्य बहुत ही धीरे से रुक रुक कर चल रहा था कि तभी उसकी बहन ने कहा, आदित्य ये कैसे चींटी की चाल चल रहे हो तुम, अपनी स्पीड को थोड़ा तो बढ़ाओ। आदित्य कहने लगा, अरे यार दीदी, 1 महीने में अब आप क्या ही कर लेंगी। तो उसकी बहन ने कहा, आदित्य अब तो मैं भी थक गई हूँ, तुम्हारे चक्कर में मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है, लेकिन एक तुम्हारा वजन है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आदित्य की बहन ने पूरे 2 घंटे तक आदित्य से ऐसी जॉगिंग करवाई कि उस बेचारे की सांस तक फूल गई थी। जॉगिंग करते समय आदित्य की बहन ने कहा, आदित्य आज लड़की वाले तुझे देखने आने वाले हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़े से तो पतले दिखो। तब आदित्य ने कहा, हाँ ना दीदी, एक दिन में तो जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। मैंने तो सुना था कि लड़के की शादी के लिए उसकी जेब टटोली जाती है, लेकिन पता नहीं जो लोग आदित्य को देखने आते थे वो उसका पेट क्यों देखते थे। हालांकि आदित्य के पास अच्छी नौकरी थी, गाड़ी घर सब कुछ बढ़िया था, और सिर पर बाल भी भरपूर थे।
आदित्य को जहां भगवान ने सब कुछ दिल खोलकर भरपूर मात्रा में दिया था, वहां शरीर भी भरपूर मात्रा में दे दिया था। इसीलिए शायद आदित्य का शरीर और वजन दोनों कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैसे तो आदित्य की बहनों ने जिन लड़कियों को आदित्य के लिए पसंद किया था, वो खुद भी कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। हाँ, बस दिखने में ठीक ठाक थी और पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन फिर भी इतने नखरे दिखाती थी कि कोई भी उनको देखकर तौबा तौबा कर लेता। आदित्य मन ही मन सोचने लगा कि ऐसी लड़कियां तो घर बैठे बैठे ही बूढ़ी हो जानी चाहिए, अच्छा है कि इनसे कोई शादी ही ना करे। अब बेचारे आदित्य में भी क्या कमी थी, बस थोड़ा सा पेट ही तो बड़ा हुआ था और ऊपर से उसकी हड्डियां भी तो चौड़ी थी, इसलिए उन पर मांस थोड़ा सा ज्यादा चढ़ गया था, बस इसलिए वो मोटा दिखता था। आदित्य जब भी आईने के सामने खड़ा होता तो उसे अपना आप बुरा नहीं लगता था, क्योंकि शायद इंसान को अपना आप बहुत ज्यादा पसंद होता है। रात को आदित्य ने बड़ी मुश्किल से अपनी पैंट को ऊपर चढ़ाया और पैंट के बटन लगाते समय तो जैसे उसकी सांस एकदम से रुक गई थी, और फिर बेचारे आदित्य ने बड़ी मुश्किल से सांस रोककर अपनी शर्ट के बटन लगाए, तब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई है। थोड़ी देर बाद आदित्य की दोनों बहनें उसके कमरे में आई। उन दोनों में से एक बहन तो दूर से आई थी, लेकिन दूसरी बड़ी बहन तो आदित्य के मोहल्ले में ही रहती थी और उसका जब मन करता था आदित्य को परेशान करने आ जाती थी, और फिर रिश्ता भी तो उसकी तरफ से ही आ रहा था। और आज जो लड़की वाले आदित्य को देखने आने वाले थे, वो उसकी बड़ी बहन के ससुराल वालों के दूर के रिश्तेदार थे। आदित्य की बहन ने उन लोगों को आदित्य की तस्वीर भी भेजी थी, लेकिन थोड़ी एडिट करके भेजी थी। आदित्य ने तो पहले ही कहा था कि जैसी है वैसी ही तस्वीर भेज दो, लेकिन उसकी बहन कहने लगी कि तू फिक्र मत कर मेरे भाई, मैं तुझे बिल्कुल इस तस्वीर जैसा ही पतला बना दूंगी कि लोग तुझे देखते ही रह जाएंगे। उसी वक्त आदित्य की दूसरी बहन कहने लगी, चलो जल्दी चलो भाई, लड़की के घर वाले आ गए हैं। तब आदित्य ने अपनी बहन से कहा, हाँ ठीक है चलता हूँ। और फिर मन ही मन बड़बड़ाने लगा, चल बेटा आदित्य, एक और इम्तिहान के लिए तैयार हो जा। उसी वक्त आदित्य की बड़ी बहन ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई और कहने लगी, भाई याद है ना तुझे कि पेट अंदर करके बैठना है। आदित्य ने कहा, हाँ याद है, और मैं पेट अंदर करके ही बैठूंगा। और फिर आदित्य ने मुंह बनाते हुए अपनी बहनों की तरफ देखते हुए कहा, भगवान ही बचाए ऐसी बहनों से। तो आदित्य अपनी बहनों के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहां दो लोग बैठे हुए थे। शायद वो लड़की के माँ बाप ही थे। पहले तो वो दोनों बहुत ही हंस कर बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आदित्य कमरे में दाखिल हुआ तो उन दोनों की हंसी अचानक ही बंद हो गई थी। उन दोनों के चेहरे पर अचानक से आए इस बदलाव को देखकर आदित्य दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगा, चल बेटा आदित्य, लगता है ये लोग भी तुझे रिजेक्ट ही करने वाले हैं। खैर फिर भी आदित्य उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और लड़की की माँ ने तो आदित्य को देखते ही अपना मुंह बना लिया। आदित्य की बहन ने तो उसे उसका चश्मा तक पहनने नहीं दिया और कहने लगी, अरे पागल, मोटे ढोल तो तुम पहले से ही हो, और फिर भी अगर किसी को हाँ करनी भी होगी तो वो इस चश्मे को देखने के बाद तो जरूर इनकार कर देगा। और फिर लड़की के पापा ने आदित्य से उसकी नौकरी के बारे में सवाल पूछे तो आदित्य ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सामने टेबल पर बहुत सारे पकवान रखे हुए थे, गर्म गर्म चाय के साथ गर्म गर्म समोसे, और आदित्य की फेवरेट मिठाइयाँ भी थी, जिसे देखते ही आदित्य के मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन आदित्य जानता था कि उसे तो इनमें से कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। बेचारे आदित्य ने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और ऊपर से 2 घंटे की लगातार जॉगिंग के बाद आदित्य की बहन ने उसे एक गिलास करेले का जूस पिला दिया, मानो आदित्य की सारी चर्बी एक ही दिन में पिघल जाने वाली थी। लड़की के माँ बाप ने तो चाय के कप के अलावा
किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, और लड़की की माँ तो लड़की के बाप को कोनियां मार रही थी और आंखों के इशारे से कह रही थी, जल्दी उठो और चलो यहाँ से। आदित्य तो उसी वक्त जान चुका था कि यहाँ से भी साफ इनकार ही होने वाला है, और वो लोग भी कोई बहाना बनाकर उठकर वहाँ से चले गए। उन लोगों के जाते ही आदित्य ने अपनी पैंट की बेल्ट थोड़ी सी ढीली कर दी और अपनी शर्ट के भी कुछ बटन खोल दिए, ताकि अब वो खुलकर सांस ले सके, जिसे उसने इतने समय से रोक रखा था। और फिर जैसे ही आदित्य ने खाने के लिए अपनी प्लेट सजाई, तो उसकी बहन कहने लगी, आदित्य तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? कितना समझाया है तुम्हें कि डाइटिंग किया करो, लेकिन एक तुम हो जिसे डाइट फॉलो करनी ही नहीं है, और दूसरा तुम्हारा शरीर है जो फैलता ही जा रहा है। आदित्य ने कहा, यार दीदी, आप क्यों मेरे खाने की दुश्मन बनी बैठी हैं? मुझे उन लोगों का चेहरा देखकर ही पता चल गया है कि वो लोग इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। अब भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा तो खाने दो, आपने मुझे सुबह से कुछ भी खाने नहीं दिया है। ये कहते हुए आदित्य ने समोसे का टुकड़ा करके एक पीस मुंह में डाला, तो उसकी बहन ने अपने सिर पर हाथ मारा और कहने लगी, माँ, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। तब आदित्य की माँ ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई और उसके हाथ से बचा हुआ समोसा भी छीन लिया और कहने लगी, ओए हाथी, सैलड खा सैलड, देख तेरे लिए सैलड वहाँ रखा है। इतना कहकर आदित्य की माँ ने सैलड की प्लेट उठाकर आदित्य के सामने रख दी, और फिर आदित्य की माँ अपनी बेटियों से कहने लगी, जल्दी से नाश्ता उठाकर फ्रिज में रख दो, वरना ये हाथी सारा नाश्ता चट कर जाएगा। आदित्य बेचारा मरता क्या ना करता, उसने सैलड की प्लेट उठाई और बुरा सा मुंह बनाते हुए खाने लगा। एक तो भूख के मारे आदित्य की जान निकल रही थी, और दूसरा ये मनहूस मोटापा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। आदित्य के कई सारे ऐसे दोस्त थे जो आदित्य से 3 गुना ज्यादा खाते थे, लेकिन उनकी हड्डियों पर कभी जरा सा भी मांस नहीं चढ़ता था। साले कमीने इतना खाते थे, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे हड्डियों का ढांचा ही रहते थे। और फिर वही हुआ जिसका आदित्य को डर था। इस बार भी लड़की वालों ने इनकार कर दिया। अब तो आदित्य ने सोच लिया था कि भाड़ में जाए ये रिश्ता बिश्ता, रिश्ते के लिए मैं अपना खाना पीना थोड़ी ना छोड़ दूंगा। वैसे तो घर में सब लोग आदित्य के खाने पर बहुत पाबंदियां लगाते थे, इसीलिए आदित्य ने आज ऑफिस में पिज्जा मंगवाकर पेट भरकर खाया और फिर बड़बड़ाने लगा कि मैं ये डाइटिंग बाइटिंग तो हरगिज नहीं कर सकता। उन्हीं दिनों में आदित्य के घर की नौकरानी बीमार पड़ गई, तो उसकी जगह उसकी बेटी आरती काम पर आने लगी थी। और ये आरती तो बिल्कुल ही झल्ली थी। जब आदित्य की माँ उसे बर्तन धोने को कहती, तो वो आधे बर्तन धोती और फिर बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देखने लगती। आदित्य की माँ ने कहा, आरती, जाओ और जाकर बर्तन धो लो, तुम यहाँ बच्चों की तरह टीवी देखने क्यों बैठ गई हो? तब आरती ने कहा, हाँ हाँ आंटी, बस 2 मिनट बाद धो दूंगी, बस जरा ये छोटा भीम खत्म हो जाए, बहुत मजेदार कार्टून है ये। और वैसे भी आंटी, हमारे घर में टीवी नहीं है ना कि हम भी कार्टून देख सकें। आरती बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर ये बात कहती थी, इसीलिए आदित्य की माँ को भी उस पर दया आ जाती और वो आरती को कार्टून देखने की इजाजत दे देती थी। और वैसे भी आरती इस घर की नौकरानी नहीं थी, वो तो उसकी माँ बहुत बीमार थी, इसीलिए अब वो काम पर आने लगी थी। पिज्जा खाने के बाद आदित्य ने अपना ऑफिस का काम निपटाया और फाइल लेकर अपने बॉस की कैबिन में दाखिल हुआ, जहां एक लड़की बैठी हुई थी। आदित्य का बॉस उस लड़की का इंटरव्यू ले रहा था और वो लड़की बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सारे सवालों के जवाब दे रही थी। वो लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बस उसके बाल मॉडर्न लड़कियों की तरह बहुत ही छोटे थे, बस कंधे तक ही आते थे। लेकिन फिर भी वो लड़की इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर तो आदित्य का दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। जब बॉस की नजर आदित्य पर पड़ी, तो उसके बॉस ने कहा, आओ आदित्य, अंदर आ जाओ।
आदित्य फाइल अपने बॉस की टेबल पर रखकर वापस जाने लगा कि तभी उसके बॉस ने कहा, आदित्य इनसे मिलो, ये सिया है और ये आज से तुम्हारे अंडर काम करेगी। तब आदित्य ने कहा, ठीक है सर। आदित्य में बस एक ही ऐब था और वो था उसका मोटापा, वरना आदित्य तो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ करता था और इसीलिए आदित्य के बॉस उस पर बहुत भरोसा करते थे। आदित्य अपने बॉस की कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहा था, शायद इसीलिए बहुत ही कम समय में आदित्य की सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई थी और उसकी अहमियत भी काफी बढ़ चुकी थी। सिया बहुत ही खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़की थी और आदित्य को लगता था कि दूसरी लड़कियों की तरह सिया भी उसे नफरत की निगाहों से देखती होगी। लेकिन सिया ने तो आदित्य को कभी यह एहसास ही नहीं होने दिया कि वो इतना मोटा है। उल्टा सिया तो अक्सर आदित्य के काम की तारीफ करती थी और कहती थी कि आप बहुत अच्छे से समझाते हैं मिस्टर आदित्य। आदित्य भी अपना चश्मा नाक से ऊपर करता हुआ मुस्कुराने लगता, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था जब कोई खूबसूरत लड़की उसकी तारीफ करती थी और सिया वो पहली लड़की थी। आदित्य ने सिया को काफी हद तक काम समझा दिया था, अब उसे सिया को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। सिया सारे काम खुद ही कर सकती थी। लेकिन फिर भी जब भी सिया फ्री होती तो आदित्य के कैबिन में आकर बैठ जाती और उससे बातें करती रहती थी। अगर सिया को आदित्य से कुछ भी पूछना होता तो वो बेझिझक पूछ लेती थी, लेकिन सिया की ज्यादातर बातें बेकार की ही होती थी। कभी कभी तो आदित्य को ऐसा लगता था कि जैसे सिया उससे बात करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। लेकिन फिर आदित्य के मन में ये भी ख्याल आता कि हो सकता है कि ये सिया की आदत हो और वो बेकार में ही अपने दिल में कोई गलतफहमी पाल ले, जिसकी वजह से उसे बाद में पछताना पड़े। आज आदित्य की माँ फिर से कहने लगी, आदित्य बेटा, आज घर जल्दी आ जाना, आज फिर से तुझे देखने लड़की वाले आने वाले हैं। आदित्य ने कहा, माँ, मैं रोज रोज इन लड़कियों के घर वालों से मिलकर तंग आ गया हूँ। तब आदित्य की माँ कहने लगी, तो फिर तुम अपने जैसी किसी मोटी लड़की को पसंद कर लो ना। आदित्य ने कहा, नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आमसी शक्ल सूरत या फिर सांवली रंगत वाली लड़की भी चलेगी, लेकिन मैं मोटी लड़की से तो शादी हरगिज नहीं करूँगा। तब आदित्य की माँ ने कहा, देखा आदित्य, जब लड़की के घर वाले तुझे देखने आते हैं तब वो लोग भी तो यही सोचते होंगे और शायद इसी वजह से वो इनकार भी कर देते होंगे। अपनी माँ की बात मानकर आदित्य आज ऑफिस से घर के लिए जल्दी निकल गया और जैसे ही वो घर पहुंचा और अपने कमरे में गया तो वो दरवाजे पर ही खड़ा रह गया, क्योंकि वो नौकरानी आदित्य के कमरे में बड़ी सी LED टीवी ऑन करके मस्त मौला होकर कार्टून देख रही थी, जबकि पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। आदित्य को देखते ही आरती घबराकर खड़ी हो गई और उसके यूं अचानक से खड़े होने से रिमोट उसकी गोद से फिसलकर जमीन पर गिर गया। आदित्य ने कहा, ए लड़की, पागल हो क्या, रिमोट टूट जाएगा तो। तब आरती ने जल्दी से रिमोट उठाया और बेड पर रख दिया। आदित्य ने आरती पर चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ पर कार्टून देखने आती हो या फिर काम करने। आदित्य की ऊंची आवाज सुनकर आरती सहम गई और कहने लगी, नहीं साहब जी, वो आप इतनी जल्दी नहीं आते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए कार्टून देख लेती हूँ। आदित्य ने आरती से कहा, अब जल्दी से कमरा साफ करो और निकल जाओ यहाँ से। तो आरती जल्दी से कमरा साफ करने लग गई। आदित्य ने अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया और बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ गया और फिर सोचने लगा कि आज फिर से एक नया इम्तिहान है। लेकिन अब आदित्य को भी ये एहसास हो गया कि जो लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होती और मोटी भी होती हैं, वो भी उसकी तरह ही इम्तिहान देती होंगी। आज भी आदित्य को देखने लड़की वाले आने वाले थे, लेकिन आदित्य को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। आदित्य ऑफिस में फॉर्मल्स पहन कर थक चुका था। बस एक रविवार को ही उसे टी शर्ट और जीन्स या फिर नाइट सूट पहनने को मिलता था और आदित्य तो ऑफिस से आने के बाद भी नाइट सूट ही पहनता था।
आदित्य अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब जी, आज आपको लड़की वाले देखने आने वाले हैं ना? आदित्य ने कहा, ये तुमसे किसने कह दिया? तो आरती कहने लगी, वो बड़ी मालकिन ने कहा था कि जाने से पहले गर्म गर्म नाश्ता और चाय की तैयारी करवा कर जाना। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी कि जरूर आपको कोई देखने आने वाला है। आदित्य ने कहा, हाँ भाई, आएंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर मना करके चले जाएंगे। आरती ने कहा, ऐसा क्यों साहब जी? तो आदित्य कहने लगा, क्योंकि मैं मोटा हूँ ना, इसलिए। तब आरती ने कहा, अरे साहब जी, ऐसे कैसे कोई आपको मना कर सकता है भला? दिखने में तो आप अच्छे भले हो, सेहतमंद भी हो, और आपने खा पी कर कोई गुनाह थोड़ी ना किया है, और मुझे तो आप बिल्कुल भी मोटे नहीं लगते हैं। आदित्य कहने लगा, लेकिन उन लोगों को तो मैं मोटा ही लगता हूँ ना। खैर, अब मैं किसी की सोच तो नहीं बदल सकता ना। और फिर आदित्य ने आरती से कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ। तब आरती ने कहा, हाँ साहब जी, बस सफाई भी हो ही गई है, अब मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर आरती कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही दरवाजे पर जाकर रुक गई और कहने लगी, साहब जी, आज आप ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन लेना, वो रंग आप पर बहुत ही अच्छा लगता है। ये कहकर आरती कमरे से बाहर चली गई और आदित्य कुछ देर सोने के लिए लेट गया। और फिर हर बार की तरह जब लड़की वाले आए तो आदित्य को देखते ही मुंह बनाया और इनकार करके वापस चले गए। आदित्य का सब्र भी अब जवाब दे गया था और अब तो वो बहुत ही मायूस हो गया था। अगले दिन जब आदित्य ऑफिस पहुंचा तो उसे इस तरह उदास देखकर सिया ने उसकी मायूसी की वजह पूछी, तो आदित्य ने बस इतना ही कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तब सिया ने कहा, ओ कम ऑन यार, अब बता भी दो, हम तो दोस्त हैं ना। आदित्य ने कहा, अरे कुछ नहीं यार, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। फिर आदित्य ने झिझकते हुए सिया को अपनी प्रॉब्लम बता दी। तब सिया ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तुम जिम ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तुम स्मार्ट तो पहले से ही हो, लेकिन अगर फिगर मेंटेन हो जाएगा तो और भी ज्यादा स्मार्ट लगोगे। वैसे देखा जाए तो तुम इतने बुरे तो नहीं दिखते, तुम में और भी तो बहुत सी खूबियां हैं। आदित्य ने कहा, हाँ होंगी, लेकिन लड़की वालों को तो मेरी खूबियां नजर नहीं आती, बस सबको मेरा मोटापा ही नजर आता है। तब सिया ने कहा, तो पक्का उन सबकी आंखें ही खराब हैं, वरना तो उन्हें तुम्हारा मोटापा नहीं बल्कि तुम्हारी खूबियां नजर आती। सिया की इस बात पर आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, सिया मैडम, तो आपको मुझ में ऐसी कौन सी खूबी नजर आ गई? तब सिया ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, पूरी कंपनी तुमने ही तो संभाल रखी है, बॉस तो सिर्फ नाम के ही बॉस हैं। अगर तुम इस कंपनी को छोड़कर चले गए ना, तो इस कंपनी का तो पक्का दिवालिया निकल जाएगा। सिया की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सिया, क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है? तो सिया ने कहा, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन अब शायद हो जाएगी। सिया की इस बात को सुनकर आदित्य को ऐसा लगा जैसे सिया उसे पसंद करने लगी है। सिया आदित्य की बहुत तारीफ करती थी, इसलिए आदित्य भी धीरे धीरे सिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। जब भी ऑफिस में कोई आदित्य के मोटापे को लेकर उसका मजाक उड़ाता तो सिया तुरंत ही उनसे लड़ने लगती और कहती, आप लोग क्यों उसके मोटापे के पीछे पड़े हुए हैं, उसका मोटापा उसके बस की बात थोड़ी ना है। सिया का इस तरह से आदित्य के लिए दूसरों से लड़ना और आदित्य की तरफदारी करना आदित्य को बहुत अच्छा लगने लगा था। इस बात को 6 महीने बीत चुके थे और अब तो आदित्य सिया से प्यार करने लगा था, क्योंकि आदित्य को ऐसा लगता था कि शायद सिया भी उससे प्यार करने लगी है। एक बार जब सिया ऑफिस पहुंची तो वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी और उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा भी था। जब आदित्य ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसने सोचा कि शायद बॉस ने सिया की सैलरी बढ़ा दी होगी, क्योंकि आजकल सिया अक्सर आदित्य से कहती थी
कि मैं बॉस से कहूँगी कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि अब तो मैं बहुत ही ज्यादा काम करने लगी हूँ। सिया भी सबकी नजरों से बचाते हुए मिठाई का डिब्बा सीधे आदित्य के पास ले आई और उसमें से मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर आदित्य के मुंह के करीब किया और कहने लगी, आदित्य जल्दी से खाओ, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। आदित्य ने भी वो मिठाई का पीस मुंह में डाल लिया और कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कौन सी खुशखबरी सुनाने वाली हो। आदित्य की इस बात पर सिया हैरत से आदित्य की तरफ देखने लगी और कहने लगी, लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैंने तो अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई है। तब आदित्य ने कहा, हाँ मुझे पता है, बॉस ने तुम्हारी सैलरी डबल कर दी होगी। तो सिया हंसने लगी और कहने लगी, अरे नहीं यार, ना तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है और न ही हमारे बॉस इतने अच्छे हैं। आदित्य ने हैरत से पूछा, तो फिर तो और कौन सी खुशखबरी सुनानी है? तब सिया ने कहा, अरे यार, मेरी सगाई हो गई है। ये सुनकर तो आदित्य के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई, लेकिन सिया बहुत ही खुश नजर आ रही थी। आदित्य ने कहा, सिया तुम्हारी सगाई हो गई? तो सिया ने कहा, हाँ हाँ बाबा, अब मैं झूठ थोड़ी ना कहूँगी। इतना कहकर सिया ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और फिर आदित्य को अपने मंगेतर की तस्वीर दिखाने लगी। सिया का मंगेतर दिखने में काफी स्मार्ट था और बहुत हैंडसम भी था। तस्वीर दिखाते हुए सिया ने आदित्य से कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मस्त है ना मेरा मंगेतर? तब आदित्य ने कहा, लेकिन सिया, मैं तो तुम्हें प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था। आदित्य की ये बात सुनकर सिया ने आदित्य को हैरत से देखा और कहने लगी, आदित्य तुम और मुझे प्रपोज? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम जैसे मोटे ढोल से शादी करूंगी? ये सुनकर तो आदित्य को ऐसा लगा जैसे ये शब्द सुनने से पहले उसके कान के पर्दे फट क्यों नहीं गए। आदित्य ने हैरत से सिया की ओर देखा और फिर कहने लगा, सिया तुम तो हमेशा मेरी इतनी तारीफें करती थी और तुम्हें तो मेरा मोटापा कभी भी बुरा नहीं लगता था, तो फिर आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब सिया कहने लगी, यार आदित्य, मैंने 2-4 बार तुम्हारी तारीफ क्या कर दी और तुम्हें औरों की तरह नीचा नहीं दिखाया, तो तुम क्या समझे कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ? अपने आप को देखो आदित्य और फिर मुझे देखो, मैं तुम्हारे जैसा मोटा ढोल लड़का अपने लिए क्यों पसंद करूंगी? ये कहते हुए सिया ने आदित्य को बेहद नफरत से देखा तो वहाँ मौजूद सभी लोग आदित्य पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे और आदित्य सबकी नजरों में एक तमाशा बनकर रह गया। अभी तो सिया के ताने बंद नहीं हुए थे और वो आदित्य पर तंज कसते हुए कहने लगी, हे भगवान, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी दूसरों की तरह तुम्हारा अपमान करती और तुम्हें तुम्हारे मोटापे और तुम्हारी कमियों का एहसास कराती। मैंने तुमसे जरा सी हमदर्दी क्या दिखा दी? तुम तो मुझे पाने के ख्वाब देखने लगे हो। अरे मैं तो तुम जैसे लड़के को देखना भी पसंद नहीं करती, वो तो तुम टैलेंटेड थे और मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना भी था, बस इसीलिए तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दी। लेकिन मुझे नहीं पता था मिस्टर आदित्य कि तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हो। तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है? तुमसे तो एक नौकरानी की बेटी भी शादी नहीं करेगी, मैं तो क्या, वो नौकरानी भी तुम्हें तुम्हारे मुंह पर ही मना कर देगी। इतना कहकर सिया आदित्य पर हंसने लगी और आदित्य उसी वक्त घर वापस लौट आया। आज तक आदित्य ने अपने मोटापे की वजह से जो कुछ भी सहन किया था, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ उसे आज हुई थी। सिया की बातों ने तो आदित्य को अंदर से ऐसे तोड़कर रख दिया था कि वो चाहकर भी दोबारा किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं कर सकता था। आदित्य ने घर पहुंचकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बच्चों की तरह घुटनों में सिर छिपाकर रोने लगा। आज आदित्य को खुद से नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि बार बार सिया की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। जब सिया ने कहा था कि एक नौकरानी की बेटी भी उससे शादी नहीं करेगी और उसके मुंह पर ही उसे मना कर देगी,
तभी आदित्य के कमरे का दरवाजा खुला और आरती कमरे के अंदर दाखिल हुई। आरती कमरा साफ करने के लिए अंदर आई थी और उसने आदित्य से बस इतना ही कहा, साहब जी वो मैं कमरे की सफाई। इससे पहले कि आरती आगे और कुछ बोलती, आदित्य की आंखों में पानी देखकर वो चुप हो गई और कहने लगी, क्या हुआ साहब जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, और आप रो क्यों रहे हैं? तब आदित्य ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए आदित्य ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ कर लिए। ये देखकर आरती ने अपने हाथ में पकड़ा झाड़ू वहीं फेंक दिया और कहने लगी, नहीं साहब जी, आप झूठ बोल रहे हैं। जरूर कुछ तो बहुत बड़ी बात है जिस वजह से आपकी आंखें नम हो गई हैं, वरना मैंने तो आपको हमेशा से मुस्कुराते हुए ही देखा है। तब आदित्य ने कहा, आज पहली बार मुझे पता चला कि मैं कितना मोटा और बदसूरत लगता हूँ, शायद इसीलिए कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करती। आरती ने कहा, साहब जी ये सब किसने कह दिया आपको, आप तो मुझे बिल्कुल भी बदसूरत नहीं लगते। आदित्य ने कहा, अच्छा अगर मैं तुम्हें बदसूरत नहीं लगता तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आदित्य की बात सुनकर आरती बिल्कुल चुप हो गई और बिना पलके झपकाए आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने कहा, अब क्या हुआ, हो गई ना बोलती बंद। कहने के लिए तो हर कोई कहता है कि मैं बुरा नहीं दिखता, लेकिन बात जब खुद पर आती है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। और तुमने भी यही किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे शादी नहीं कर सकती। अरे तुम तो क्या, इस दुनिया की कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। आरती ने कहा, नहीं साहब जी ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए चुप हो गई थी क्योंकि। इतना कहकर आरती फिर से चुप हो गई और फिर उसने शर्माकर अपने दुपट्टे का किनारा अपने दांतों से दबाया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन दरवाजे पर जाकर वो फिर से रुक गई और जाते जाते कहने लगी, साहब जी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आरती की बात सुनकर आदित्य तो हैरान रह गया, क्योंकि आरती तो बहुत ही खूबसूरत थी, बल्कि वो तो सिया से भी ज्यादा खूबसूरत थी। आरती की लंबी काली चोटी जो किसी नागिन की तरह उसकी पतली कमर पर लहरा रही थी, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे उसके नाजुक होंठ और गुलाबी गालों की बनावट के साथ उसका फूलों सा कोमल चेहरा और ऊपर से सिलवटों से भरे लाल रंग के कुर्ते में तो वो किसी कीचड़ में खिला कमल का फूल लग रही थी। उसका दूध सा सफेद रंग और साथ ही समंदर से भी गहरी उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना दे। आरती खूबसूरती की वो मूरत थी। अगर आरती से नौकरानी का लेबल हटा दिया जाता और वो अमीरों की तरह अच्छे कपड़े पहनती तो कोई नहीं कह सकता था कि आरती एक नौकरानी है, इतनी खूबसूरत थी वो। अब तो आदित्य ने फैसला कर लिया था कि वो आरती से शादी करके सिया को मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा। आदित्य जब अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी माँ हैरान परेशान सी लाउंज में खड़ी थी। आदित्य ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हो गया है आपको, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? तब आदित्य की माँ ने कहा, पता नहीं इस आरती को क्या हो गया है, वो तो तुम्हारे कमरे में सफाई के लिए गई थी और फिर हंसती हुई बाहर आई और कहने लगी कि मैं घर जा रही हूँ। मैं तो उसे रोकने के लिए पीछे से आवाजें देती रही, लेकिन वो है कि रुकी ही नहीं। ऐसा भी क्या कह दिया है तुमने उसे, कहीं तुमने उसे फिर से पैसों का लालच तो नहीं दे दिया है ना? आदित्य ने कहा, नहीं तो मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, मैं तो आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया था। तब आदित्य की माँ ने कहा, हाँ बताओ क्या बात है? तो आदित्य कहने लगा, माँ अब तक आपने मेरे लिए ना जाने कितने रिश्ते देखे हैं, लेकिन सबने इनकार कर दिया। आदित्य की माँ कहने लगी, हाँ तो अब क्या कर सकते हैं, तुम तो अपना वजन कम करने की कोशिश ही नहीं करते। तब आदित्य ने कहा, माँ एक लड़की है जो मुझे अभी मैं जैसा भी हूँ वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये सुनकर तो आदित्य की माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वो कहने लगी, बताओ आदित्य जल्दी बताओ वो लड़की कौन है, मैं आज ही उसके घर रिश्ता लेकर जाती हूँ।
आदित्य ने कहा, माँ, वो लड़की आरती है, आप प्लीज उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं और जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख भी पक्की कराएं। ये सुनते ही आदित्य की माँ आंखें फाड़े आदित्य को देखने लगी और कहने लगी, आदित्य, तू पागल हो गया है क्या? तू इतना पढ़ा लिखा है और तू उस पागल लड़की से शादी करेगा, और वो भी एक नौकरानी की बेटी से? तब आदित्य ने कहा, हाँ तो क्या हुआ माँ, कम से कम मैं उसे बुरा तो नहीं लगता ना। मैं जैसा भी हूँ वो मुझे इसी हाल में अपनाने के लिए तैयार है। इससे पहले कि आदित्य की माँ कुछ भी कहती, आदित्य ने कहा, माँ, आप जाकर आरती के घर वालों से मेरे रिश्ते की बात करेंगी या फिर मैं खुद ही जाकर उसकी माँ से बात करूं और मंदिर में उससे शादी करके उसे घर ले आऊं? आदित्य की माँ कहने लगी, आदित्य, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पागल हो गए? तब आदित्य ने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ माँ, क्योंकि अब बार बार मुझसे ये इनकार बर्दाश्त नहीं होता। माँ, मैं भी तो एक इंसान हूँ, कोई पत्थर तो नहीं हूँ ना, जिस पर किसी भी बात का कोई असर ही ना होता हो। आदित्य की माँ कहने लगी, अच्छा एक काम करो बेटा, तुम अपने जैसी किसी भी मोटी लड़की से शादी कर लो। देखो आदित्य, कितने अच्छे अच्छे खानदान की लड़कियां हैं, उनमें भी बस एक ही कमी है, वो भी तेरी तरह ही मोटी हैं। आदित्य को मोटी लड़कियां पसंद नहीं थी, लेकिन वो उसे इतनी भी बुरी नहीं लगती थी। आदित्य शायद पहले हाँ कर भी देता, लेकिन अब तो बात आदित्य के आत्मा सम्मान की थी। जिस तरह से सिया ने आदित्य को ठुकराया था, आदित्य उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था। अगर आदित्य किसी मोटी लड़की से शादी कर लेता तो पक्का सिया आदित्य पर हंसती और कहती, आदित्य, तुम तो इसी लायक थे, तुम खुद इतने मोटे हो तो तुम्हें बीवी भी तो मोटी ही मिल सकती थी। आदित्य एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसे देखकर सिया दांतों तले अपनी उंगलियां चबाने पर मजबूर हो जाए, और आरती बिल्कुल ऐसी ही थी, बेहद खूबसूरत। आज तक आदित्य ने कभी भी आरती को इसलिए गौर से नहीं देखा था क्योंकि वो एक नौकरानी की बेटी थी, और फिर आदित्य का ये भी मानना था कि किसी दूसरे के घर की इज्जत पर बुरी नजर डालना बहुत गलत और अनैतिक होता है। लेकिन हकीकत तो यही थी कि आरती सिया से कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। आदित्य की माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और उसकी दोनों बहनें भी आ गई थीं। क्योंकि आदित्य उनका इकलौता भाई था, इसलिए उन्होंने भी आदित्य की शादी को लेकर बड़े बड़े सपने संजो कर रखे थे। लेकिन आदित्य तो एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि शादी करूंगा तो सिर्फ आरती से ही करूंगा, और अगर आप लोगों ने शराफत से रिश्ता नहीं मांगा तो मैं खुद जाकर उनसे बात कर लूंगा। वैसे भी वो लोग गरीब हैं, अगर सीधे सीधे रिश्ता देने के लिए नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें पैसों का लालच दे दूंगा, लेकिन मैं शादी तो आरती से ही करूंगा, क्योंकि आरती को मुझ में कोई बुराई नहीं दिखती, और कम से कम वो हर पल मेरा अपमान तो नहीं करेगी। और तो और आरती सारी जिंदगी मुझे ताने भी नहीं देगी, और फिर वो है भी तो बहुत ही खूबसूरत। आदित्य की बहनें कहने लगी, लेकिन तुम उसे अपने दोस्तों और जानने वालों से कैसे मिलवाओगे? तो आदित्य ने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो अच्छे कपड़े पहनेगी तो कोई भी उसे नौकरानी नहीं समझेगा। और रही बात उसके तौर तरीके और बोलना ठीक करने की, तो उसके लिए मैं एक टीचर रख लूंगा जो उसे पढ़ना लिखना और इंग्लिश बोलना भी सिखा देगी। बस कुछ महीने या फिर एक साल की ही तो बात है, फिर तो आरती मेरे साथ रहने के सारे तौर तरीके सीख जाएगी, लेकिन शादी तो मैं उसी से करूंगा। खैर, आदित्य के पापा को तो इस बात से कोई एतराज नहीं था, इसलिए उसकी माँ और उसकी बहनें भी चुप हो गईं, और इसी तरह से आदित्य की शादी आरती के साथ तय हो गई। आदित्य ने आरती की माँ को 5 लाख रुपए दिए, लेकिन वो इसलिए नहीं कि आदित्य का इरादा उनकी बेटी को खरीदने का था, वो तो बस उनकी आर्थिक रूप से मदद करना चाहता था। आदित्य ने आरती के पापा को एक किराने की दुकान खोलने में मदद की और उनके घर की अच्छे से मरम्मत भी करवा दी, ताकि आदित्य को कभी किसी को अपने ससुराल में ले जाना पड़े तो उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो।
आदित्य ने आरती से सादगी से शादी कर ली, लेकिन उसने आरती का शादी का जोड़ा बहुत ही खूबसूरत और महंगा बनवाया और साथ ही आरती का मेकअप भी बहुत अच्छे पार्लर से करवाया था। शादी वाले दिन आरती तो किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आदित्य की माँ और बहनें भी उसे देखने के बाद अपनी पलकें झपकाना भूल गई थीं। घर आने के बाद आदित्य की बहनों ने बहुत ही शानदार फोटो सेशन का आयोजन किया, जिसे देखकर आरती बेहद खुश हो गई और पूरे फोटो सेशन के दौरान आरती बस मुस्कुराती ही रही। लेकिन आदित्य के मन में तो बस एक ही आग लगी हुई थी और वो थी अपने कमरे में जाकर आरती के साथ फोटो क्लिक करवाना और सिया को भेजकर उसे दिखाना कि देखो ये है मेरी पत्नी। आदित्य आरती की खूबसूरती दिखाकर सिया के होश उड़ाना चाहता था, क्योंकि सिया ने सबके सामने आदित्य की बेइज्जती की थी। खैर कुछ देर बाद आदित्य की बहनें आरती को आदित्य के कमरे में बिठाकर चली गईं और फिर जब आदित्य अपने कमरे में दाखिल हुआ तो आरती अपना लहंगा फैलाए बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। आदित्य को देखते ही आरती ने अपनी नजरें झुका ली तो आदित्य भी उसके पास जाकर बैठ गया। आरती बहुत ही मासूम थी और थोड़ी सी नासमझ भी थी, लेकिन खूबसूरत तो हद से ज्यादा थी। आरती की खूबसूरती को देखकर तो ना जाने क्यों आज आदित्य की आंखों में भी शरारत नाच उठी थी। जब आरती ने देखा कि आदित्य उसकी ओर शरारत भरी नजरों से देख रहा है तो उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और मुस्कुराने लगी। आदित्य को आरती की ये हरकत बहुत ही अजीब लगी तो आदित्य ने आरती से पूछा, क्या हुआ आरती, तुमने अपना चेहरा क्यों छिपा लिया? तब आरती ने शर्माते हुए कहा, वो मुझे शर्म आ रही है। आरती की इस बात ने और उसके ये कहने के शर्मीले अंदाज ने आदित्य को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। आदित्य ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अब अपने हाथ तो नीचे करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो आरती ने कहा, मुझे पता है कि आप मुझसे क्या बातें करेंगी, आप मेरी तारीफ करेंगी। आदित्य ने कहा, हाँ आरती, वो भी करूँगा, लेकिन अभी तो मुझे तुमसे कुछ और जरूरी बात करनी है, पहले अपने चेहरे से हाथ तो हटाओ। ये कहते हुए जब आदित्य ने आरती के चेहरे से उसका हाथ हटाया तो आरती की मुस्कुराहट तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। आदित्य ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम पहले अपनी एक बहुत ही प्यारी सी सेल्फी लेते हैं। तो ये सुनकर तो आरती और भी ज्यादा शर्मा गई। आदित्य ने अपना मोबाइल निकालकर उसका कैमरा ऑन किया और फिर आरती के बहुत ही करीब आ गया तो आरती थोड़ी सी घबरा गई थी। आदित्य ने आरती के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपने बहुत ही पास कर लिया। तब तो वो और भी ज्यादा नर्वस हो गई थी। और फिर आदित्य ने आरती से कहा, अरे आरती मुस्कुराओ तो सही, तभी तो तस्वीरें अच्छी आएंगी ना। तो आरती हल्का सा मुस्कुरा दी। आदित्य ने आरती के साथ अपनी एक अच्छी सी फोटो खींचकर अपने स्टेटस पर लगा दी और ठीक 2 मिनट बाद सिया के व्हाट्सएप पर मैसेज सीन हो चुका था। 5 मिनट के अंदर ही आदित्य के फोन पर सिया की वीडियो कॉल आने लगी और फिर जैसे ही आदित्य ने कॉल रिसीव किया तो सिया कहने लगी, अरे आदित्य, आपने शादी कर ली क्या? आदित्य ने कहा, हाँ कर ली है, क्यों आपको कोई शक है क्या? तब सिया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो लगा कि आपने इंटरनेट से किसी प्यारी सी लड़की की फोटो लेकर उसे अपनी फोटो के साथ एडिट कर दिया है। आदित्य कहने लगा, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अपनी पत्नी से आपकी बात करवा देता हूँ। तो सिया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो जरूर बात करूँगी आपकी पत्नी से, मैंने इसीलिए तो वीडियो कॉल की है। आदित्य ने कहा, हाँ हाँ जरूर। ये कहकर आदित्य ने आरती को फिर से अपने करीब किया और कैमरे को थोड़ा सा दूर किया ताकि आदित्य और आरती दोनों एक साथ साफ साफ नजर आ सकें। सिया तो आरती को देखती ही रह गई थी कि तभी आदित्य ने कहा, सिया, ये है मेरी वाइफ आरती आदित्य मेहरा। ये सुनते ही सिया का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था, जैसे कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य को इतनी खूबसूरत लड़की मिल सकती है।
और फिर आदित्य ने आरती की तरफ देखा और कहा, आरती, ये मेरी ऑफिस की फ्रेंड है सिया। आरती मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाय, कैसी हैं आप? लेकिन सिया ने आरती को कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत ही फोन काट दिया। आदित्य ने सिया को जानबूझकर मैसेज किया और कहा, अरे सिया, फोन क्यों काट दिया तुमने? तो सिया कहने लगी, बस ऐसे ही, अब मुझे नींद आ रही है। आदित्य ने कहा, ठीक है, वैसे आज तो मैं भी बहुत बिजी हूँ, क्योंकि जब इतनी खूबसूरत बीवी साथ में हो तो इंसान का दिल ही नहीं चाहता कि वो किसी और से बात करे। इतना कहकर आदित्य ने मोबाइल बंद कर दिया और आज उसके दिल को तो जैसे ठंडक पड़ गई थी। आदित्य ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि आज उसका मकसद पूरा हो चुका था, लेकिन आरती अभी भी मुस्कुरा रही थी। आदित्य ने आरती से कहा, आरती, तुम काफी थक गई होगी ना, कब से इतना भारी जोड़ा पहन रखा है तुमने? तब आरती कहने लगी, हाँ वो तो है। तो आदित्य ने कहा, तो फिर तुम जाओ और जाकर चेंज कर लो और फिर थोड़ा सा आराम भी कर लो। आदित्य के मुंह से ये बात सुनकर आरती के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई और वो कहने लगी, लेकिन आपने अभी तक मेरी तारीफ तो की ही नहीं। तब आदित्य ने कहा, अरे हाँ ना, मैं तो भूल ही गया था। आरती, आज तुम सच में बहुत ही प्यारी लग रही हो। देखो आरती, अब तो मैंने तुम्हारी तारीफ भी कर ली, लेकिन अब मुझे तुम्हारी सेहत का ख्याल भी तो रखना है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम चेंज करके थोड़ा सा आराम कर लो। आदित्य ने आरती से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो मानसिक रूप से एक नौकरानी की बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसलिए आदित्य पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहता था और आरती को अपने हिसाब से बनाना चाहता था, लेकिन आरती शायद आज की रात को लेकर बहुत सारी उम्मीदें बांध कर आई थी। आरती कहने लगी, अच्छा ठीक है, और फिर वो बिस्तर से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने गहने उतारकर उन्हें बड़ी सावधानी से एक डिब्बे में रख दिया। आरती ने अलमारी से अपनी एक सादी सी ड्रेस निकाली और वॉशरूम में चली गई। और फिर जब आरती वॉशरूम से बाहर आई तो उसका चेहरा धुला हुआ था और उसने सादी सी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वॉशरूम से आकर आरती अपना तकिया बिस्तर पर सेट करने लगी और फिर जैसे ही वो बेड पर बैठी तो आदित्य कहने लगा, अरे अरे आरती, तुम यहाँ नहीं, तुम प्लीज जाकर सोफे पर सो जाओ। आरती ने चुपचाप से अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई। सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो आरती सोफे पर बैठी टकटकी बांधे आदित्य को ही देख रही थी। और फिर जब आदित्य ने आरती की तरफ देखा तो उसने फिर से अपनी नजरें झुका ली। आदित्य ने कहा, आरती जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, माँ और बहनें अभी आ जाएंगी। तो आरती ने कहा, ठीक है, और फिर वो नहाने चली गई। और फिर जब आरती तैयार हो गई तो आदित्य से कहने लगी, आदित्य जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आदित्य ने कहा, हाँ कहो ना, क्या बात करनी है? तो वो कहने लगी, आपने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा तो दिया ही नहीं। आदित्य तो सच में भूल गया था कि उसे आरती को मुंह दिखाई का तोहफा भी देना था, क्योंकि आदित्य को तो आरती से बस इसलिए शादी करनी थी ताकि वो सिया को मुंह तोड़ जवाब दे सके। आदित्य ने कहा, ओह शिट यार, मुझे तो याद ही नहीं रहा, लेकिन तुमने मुझे रात को याद क्यों नहीं दिलाया? तो आरती कहने लगी, ऐसी बातें लड़कियां खुद थोड़ी ना कहती हैं। ये कहते हुए आरती कुछ नाराज सी लग रही थी। खैर, आदित्य ने साइड टेबल से एक मखमली डिब्बी निकाली और आरती को सोने का कंगन पहना दिया। अब आरती बड़ी खुश नजर आ रही थी और वो आदित्य से कहने लगी, आदित्य जी, अब तो मैं आपके कमरे में कार्टून देख सकती हूँ ना? आदित्य ने कहा, हाँ हाँ आरती, क्यों नहीं देख सकती, अब तो ये तुम्हारा भी कमरा है। ये सुनकर तो आरती और भी ज्यादा खुश हो गई और कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे घर के काम तो नहीं करने पड़ेंगे ना, क्योंकि अब तो मैं आपकी पत्नी जो हूँ। आदित्य ने कहा, हाँ हाँ, अब तुम्हें पहले वाले काम नहीं करने पड़ेंगे,
लेकिन किचन में माँ के साथ खाना बनाने का काम तो करना ही पड़ेगा। आरती ने कहा, अरे वो सब तो मुझे आता है, लेकिन आपको खाने में क्या पसंद है? आदित्य ने कहा, मुझे तो सब पसंद है, लेकिन मुझे खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन अब तो मेरे खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, और अब तो मुझे सब कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि अब तो मेरी शादी हो गई है ना तुमसे, वरना मेरी माँ और बहनें तो मुझे डाइटिंग ही करवाती रहती थी। आरती कहने लगी, आदित्य जी आपको पता है, हमारे गांव में तो हमारी दादी एक ऐसी देसी दवाई बनाकर देती हैं, जिससे इंसान का सारा मोटापा दूर हो जाता है और वो काफी स्मार्ट भी दिखने लगता है। आदित्य ने हैरत से आरती की तरफ देखा और कहने लगा, ये सब फिजूल की बातें हैं, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आरती ने कहा, देखो जहां आपने इतना कुछ ट्राई किया है, वहां एक बार ये भी ट्राई कर लो, हो सकता है कि कुछ फर्क पड़ जाए। फर्क पड़ जाए तो ठीक, और ना पड़े तो मुझे कौन सा एतराज है, मैं तो आपकी खुशी के लिए कह रही थी। आदित्य ने कहा, ठीक है, तुम मंगवा लेना अपनी दादी से वो दवाई, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब आदित्य का मोटापा कम हो या ना हो, इससे आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये सब तो उसके लिए बेमतलब की बातें थीं। और फिर आदित्य कहने लगा, देखो आरती, 2 दिन बाद तुम्हें एक टीचर पढ़ाने आएंगी। तो आरती ने कहा, लेकिन वो क्यों, अब तो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ ना। आदित्य ने कहा, हाँ आरती, तुम बड़ी तो हो गई हो, लेकिन देखो ना, मुझे तुम्हें अपने ऑफिस के कलीग से मिलवाना है, और हम दोनों को साथ में पार्टीज में भी तो जाना पड़ेगा ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पटपट इंग्लिश बोलना आना चाहिए, और हिंदी भी अच्छी साफ सुथरी आनी चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि तुम इस घर की बहू हो, किसी नौकरानी की बेटी नहीं। आदित्य के मुंह से ये बात सुनकर आरती के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, और वो बिल्कुल ही चुप हो गई। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा, और आरती ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने आदित्य की बहनें थी, और वो तुरंत ही आरती को अपने साथ बाहर ले गईं। आदित्य ने शादी के दूसरे ही दिन एक बहुत ही शानदार रिसेप्शन पार्टी का इंतजाम किया था, और पार्टी में पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ साथ पूरे ऑफिस स्टाफ को भी इनवाइट किया था, और पार्टी में सिया भी मौजूद थी। रिसेप्शन पार्टी में तो आरती और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर सिया तो आंखें फाड़े उसे देखती ही रह गई थी। रिसेप्शन पार्टी में सिया अपने मंगेतर के साथ आई थी, और उसके मंगेतर की नजरें सिया से ज्यादा आरती पर टिकी हुई थी। सिया का मंगेतर आदित्य से कहने लगा, यू आर सो लकी मैन, योर वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। आदित्य ने भी उसे थैंक्स कहा, लेकिन ये बात शायद सिया को पसंद नहीं आई, तो वो जल्दी से अपने मंगेतर को स्टेज से नीचे ले गई। लेकिन आदित्य तो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसका बदला पूरा हो गया था। कमरे में आने के बाद आज भी आरती आदित्य को ही देख रही थी, कि शायद आदित्य उसकी तारीफ करेगा और उससे प्यार भरी बातें करेगा। लेकिन आदित्य ने आरती से कोई बात नहीं की, बस उसके साथ फिर से कुछ सेल्फीज बनाई और स्टेटस पर लगा दी। आदित्य का मकसद सिर्फ और सिर्फ सिया को जेलस फील करवाना था, वरना उसका कोई इरादा नहीं था एक नौकरानी की बेटी से शादी करने का, या फिर उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने का। कुछ दिन बाद जब आरती अपनी माँ से मिलने गई, तो वापस लौटते वक्त वो अपनी दादी की बनाई हुई देसी दवाई लेकर आई। आदित्य भी उस दवाई को बस ऐसे ही खा लेता था, और आरती भी अब ट्यूशन पढ़ने लगी थी। आरती हिंदी तो अब आसानी से पढ़ लेती थी और लिख भी लेती थी, लेकिन इंग्लिश के मामले में तो वो बिल्कुल कोरा कागज थी। आरती की टीचर उसे चलने का और उठने बैठने का तरीका भी सिखाती थी, लेकिन आदित्य उसे अपने साथ कहीं भी बाहर नहीं ले जाता था, क्योंकि आदित्य को डर था कि कहीं उसका कोई दोस्त मिल गया और उसके सामने आरती ने कुछ बेवकूफ भरी हरकत कर दी, तो आदित्य तो अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा होकर रह जाएगा। 1 हफ्ते तक उस देसी दवाई को लेने के बाद
आदित्य को ऐसा लगने लगा था जैसे अब वो थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहा है। 1 महीने में तो आदित्य को ऐसा लगने लगा कि जैसे उसका वजन बहुत कम हो गया है और उसका पेट भी अंदर चला गया है और अब तो उसे उसके कपड़े भी ढीले होने लगे थे। आदित्य अब दिल ही दिल में सोचने लगा, काश कि ये दवाई मुझे पहले मिल जाती तो कम से कम मुझे एक नौकरानी से शादी तो नहीं करनी पड़ती और आज मेरी जिंदगी में सिया जैसी पढ़ी लिखी और होनहार लड़की होती। खैर अब तो आदित्य के पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। 3 महीने में ही आदित्य की पर्सनैलिटी ऐसी निखर गई थी कि सबके सब उसे देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि अब आदित्य बहुत ही स्मार्ट दिखने लगा था। यूँ समझ लो कि उसने अपना वजन बहुत ज्यादा कम कर लिया था। अब तो आदित्य बेहद खुश नजर आ रहा था और उसको अपने लिए नए नए कपड़े खरीदना और उन्हें पहनना पसंद आने लगा था। लेकिन अब वो दवाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए आदित्य ने आरती से कहा कि अपनी दादी से कहो कि मुझे फिर से वो दवाई बना कर दें। जब आदित्य ऑफिस जाता तो सिया उसे देखकर हैरान हो जाती और कहती, अरे वाह आदित्य, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। आदित्य ने कहा, हाँ अब स्मार्ट तो होना ही था, मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी जो मिल गई है और ये सारा कमाल भी मेरी पत्नी के प्यार का ही है। 6 महीने के अंदर अंदर ही आदित्य इतना बदल चुका था कि वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अब तो आदित्य इतना स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था जिसकी ख्वाहिश हर लड़की के मन में होती है। आदित्य की पर्सनालिटी तो अब सिया के मंगेतर से भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी। एक बार सिया आदित्य के पास आकर कहने लगी, आई एम सॉरी आदित्य, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना, लेकिन अब मैं अपने किए पर बहुत पछता रही हूँ। आदित्य ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो अब वो बातें याद भी नहीं हैं। तब सिया कहने लगी, देखो ना आदित्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला कर लिया है। आदित्य ने कहा, वो कैसे? तो सिया कहने लगी, तुम्हें पता है आदित्य, मेरे मंगेतर की सैलरी बहुत ही कम है और मुझे शादी के बाद भी जॉब करनी पड़ेगी। तब आदित्य ने कहा, कोई बात नहीं सिया, लेकिन तुम्हारा मंगेतर दिखने में तो अच्छा ही है ना, एकदम स्मार्ट और हैंडसम, जैसे लड़के तुम्हें पसंद हैं। सैलरी का क्या है, वो तो कभी भी बढ़ सकती है, और फिर तुम भी तो जॉब कर ही रही हो ना। ये बात सुनकर सिया नजरें चुरा गई। आदित्य की शादी को 6 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन इन 6 महीनों में आदित्य ने आरती को हाथ तक नहीं लगाया था। अब तो आरती ने भी खुद को काफी बदल लिया था, लेकिन आदित्य ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया और न ही उसने आरती को कभी उसका हक दिया था। उल्टा अब तो आदित्य आरती की तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि अब आदित्य की पर्सनालिटी बदल जो गई थी, इसलिए अब आदित्य को आरती और भी ज्यादा बुरी लगने लगी थी। एक दिन ऑफिस में सिया ने आदित्य से कहा, आदित्य तुम कहो तो मैं अपने मंगेतर से मंगनी तोड़ सकती हूँ। आदित्य ने कहा, लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँगा भाई? तो सिया कहने लगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। आज वही सिया जिसे आदित्य कभी बहुत ज्यादा प्यार करता था, खुद आदित्य से शादी की बात कर रही थी, लेकिन आदित्य ने सिया को कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर घर जाकर आदित्य ने सोचा कि मैंने तो आज तक आरती को हाथ तक नहीं लगाया है और उसके माँ बाप को अच्छे खासे पैसे भी दे चुका हूँ। अगर मैं आरती को तलाक दे दूँ तो मैं सिया से शादी कर सकता हूँ, और सिया तो मेरी इस सोसाइटी में मेरे साथ मूव करना अच्छे से जानती है। और वैसे भी आरती को मैं जितना मर्जी पढ़ा लूं, वो तो जाहिल की जाहिल ही रहेगी। आदित्य अपने कमरे में बैठा यही सब सोच रहा था कि तभी आरती उसके लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। आदित्य ने कहा, आओ आरती, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरती आदित्य के पास आकर बैठ गई तो आदित्य ने कहा, देखो आरती, मैंने शादी वाले दिन वीडियो कॉल पर जिस लड़की से तुम्हारी बात करवाई थी ना, दरअसल मैं उससे प्यार करता था। लेकिन ये बात सुनकर आरती के चेहरे पर उदासी छा गई
और वो कहने लगी लेकिन क्या। तब आदित्य ने कहा कि उस वक्त उस लड़की ने मुझे ये कहकर ठुकरा दिया था कि मैं इतना मोटा हूँ कि मुझसे तो कोई नौकरानी की बेटी भी शादी नहीं करेगी। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो गया था और मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए पूछा और तुमने भी हाँ कर दी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी इस शादी को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे भी एक नौकरानी की बेटी के साथ अपनी जिंदगी गुजार पाऊंगा। देखो आरती, आज तक मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया है और तुम्हारे पापा के लिए मैंने किराने की दुकान भी खोल दी है। अब तो तुम्हारा घर भी अच्छा बन गया है और अगर तुम मुझे तलाक देती हो तो तुम्हारी शादी और शादी का सारा खर्चा और बाकी सारी जिम्मेदारियां भी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। सिया को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। आदित्य की बात सुनकर आरती की आंखों में मोती चमकने लगे और वो कहने लगी, आदित्य जी, जब आपने मुझसे शादी के लिए पूछा था तब मैं तो समझी थी कि आपके दिल में अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं है, लेकिन आज आपने मुझे नौकरानी की बेटी कहकर मुझे मेरी औकात याद दिला दी और ये भी बता दिया कि एक गरीब की बेटी चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वो आप जैसे अमीर खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। आज आपने मेरे मुंह पर मेरी गरीबी का तमाचा मारा है, ठीक उसी तरह जिस तरह से सिया ने आपके मुंह पर मारा था जब उसने आपको पूरी ऑफिस के सामने आपके बढ़ते शरीर को लेकर बेइज्जत किया था। आदित्य जी, मैंने आपको तब अपनाया था जब कोई भी लड़की आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, और आज जब आपकी शख्सियत बेहतर हो गई तो आप उस सिया के लिए मुझे तलाक देना चाहते हैं। लेकिन आप ये मत भूलना आदित्य जी कि आज आपकी ये बेहतर शख्सियत सिर्फ मेरी ही वजह से हुई है। आप मुझे छोड़ना चाहते हैं ना, तो आप मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे तलाक नहीं चाहिए। आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन पिछले 6 महीने से मैंने तो आपको सच्चे दिल से प्यार किया है और आगे भी आपसे ही प्यार करती रहूंगी। जिस तरह से पिछले 6 महीने मैंने इस उम्मीद में गुजार दिए कि कभी ना कभी तो आपको भी मुझसे प्यार जरूर होगा और तब आप मुझे अपना लेंगे, उसी तरह मैं अपनी आने वाली जिंदगी भी आपके नाम के साथ गुजार लूंगी, लेकिन मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए। आदित्य ने कहा, आरती, तुम पागल हो गई हो क्या जो अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम पर गुजार दोगी? तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा। तब आरती ने कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। इतना कहकर आरती ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई। पूरी रात आरती सिसकियों से रोती रही और रात भर आदित्य के कानों में उसकी सिसकियों की आवाज गूंजती रही। आदित्य के दिमाग में भी आरती और सिया दोनों की बातें घूम रही थीं। तब जाकर आदित्य को ये एहसास हुआ कि उसने आरती के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया है, क्योंकि जब आदित्य के दिमाग में ये ख्याल आया कि आज जब उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो गई है और वो स्मार्ट दिखने लगा है तो सिया उसे अपनाने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन कल को अगर वो फिर से मोटा हो गया तो शायद सिया उसे फिर से छोड़कर चली जाएगी, लेकिन आरती किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ेगी। रात के 2 बज रहे थे और आरती अभी भी सिसकियों से रो रही थी। वो गरीब बेचारी और कर भी क्या सकती थी। काफी देर तक आदित्य का दिमाग आरती और सिया के बीच उलझा रहा, लेकिन फिर एक फैसला करके आदित्य ने गहरी सांस ली और उठकर आरती के पास चला गया। आदित्य ने आरती का हाथ पकड़ा और कहने लगा, क्या हुआ आरती, रो रो कर अपना मन हल्का कर रही हो या मेरे दिल का बोझ बढ़ा रही हो? तब आरती कहने लगी, आदित्य जी छोड़िए मेरा हाथ, आपको तो मुझसे घिन आती होगी ना, आखिर मैं एक नौकरानी की बेटी जो हूँ। आदित्य आरती के पास से उठकर उसके पैरों में बैठ गया और कहने लगा, आरती, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ नहीं करोगी क्या? तब आरती ने बच्चों की तरह गुस्से से मुंह मोड़ लिया
और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बैठ गई। आदित्य ने कहा, आरती, क्या तुम सच में प्यार करती हो मुझसे? तो आरती ने गुस्से से कहा, हाँ करती हूँ, तभी तो पूरी जिंदगी आपके नाम पर ही गुजार देना चाहती हूँ। आदित्य कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे नाम पर पूरी जिंदगी गुजार सकती हो, लेकिन मुझे माफ नहीं कर सकती। आरती अभी भी चुप थी, तो आदित्य ने आरती का बाजू पकड़कर उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और कहने लगा, आरती, अब माफ भी कर दो यार, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँचाई है, लेकिन तुम सच कहती थी आरती कि तुमने मुझे तब अपनाया जब कोई भी लड़की मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे प्यार पर और इस घर की बहू बनने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, उस सिया का नहीं। ये कहते हुए आदित्य ने आज पहली बार आरती के माथे पर अपना प्यार बरसाया और उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लिया और उसे वो प्यार भी दिया जिसकी वो हकदार थी। तो वहीं आरती ने भी आदित्य के मान सम्मान को बचाए रखने के लिए वो कर दिखाया जिसकी आदित्य को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक ही साल के अंदर अंदर आरती इतनी पट इंग्लिश बोलने लगी थी कि उसकी इंग्लिश के सामने कभी कभी तो आदित्य की इंग्लिश भी मात खा जाती थी। आरती ने आदित्य के लिए अपने आप को इतना बदल दिया था कि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही आरती है जो आदित्य के घर में कभी नौकरानी का काम करती थी। दूसरी तरफ सिया ने उसी इंसान से शादी कर ली जिससे उसकी सगाई हुई थी और एक साल के अंदर ही सिया और उसका पति दोनों मोटे हो गए थे। तो वहीं आरती की दादी की दी हुई दवाई से आदित्य का निखार तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और ये देखकर सिया को अपने मोटापे पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी और इसी वजह से सिया ने आदित्य के ऑफिस से इस्तीफा दे दिया और अपने पति के साथ उसी की ऑफिस में काम करने लगी थी। किसी भी इंसान के शरीर का आकार या रूप रंग बदलना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन इसके लिए भी उस इंसान को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि इसमें उस इंसान का कोई कसूर नहीं होता। कितना अच्छा होता अगर लोग किसी इंसान का रंग रूप देखने के बजाय उस इंसान के दिल को देखें। किसी इंसान का मोटा होना या फिर किसी का गरीब होना ये उस इंसान के बस की बात नहीं है, ये तो बस किस्मत की बात है। आदित्य को ये बात वक्त पर समझ आ गई और उसने अपना घर टूटने से बचा लिया, वरना आदित्य की एक गलती के चक्कर में आज चार जिंदगियां बर्बाद हो जाती। किसी इंसान से रिश्ता जोड़ने के लिए उसका दिल देखना चाहिए, न कि उसका चेहरा और उसकी हैसियत। और इसी बात को कल्याण जी आनंद जी ने क्या खूब अपने शब्दों में समझाया है। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।